नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर कसाना अब आपको बताऊंगा प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। दोस्तों, अगर हम प्रकाश को डिफाइन करना शुरू करें और उसको परिभाषित करना शुरू करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी अनुभूति हमें आंखों द्वारा होती है। अगर हम आंखों को बंद कर लें तो बंद आंखों से यदि हम प्रकाश की अनुभूति करना चाहें तो वो असंभव है, संभव ही नहीं है। कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी अनुभूति हमें सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होती है? हमारी आंखों के द्वारा। मैंने आपको कहा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का यदि ये रूप है तो इसको हम कैसे साबित करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है? तो आपने देखा होगा कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पेड़ पौधों पर गिरती हैं तो फोटोसिंथेसिस होता है और उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं पेड़ पौधों के आकार में वृद्धि होगी, उनको हम ग्रहण करेंगे, उनको ग्रहण करने से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। वो अगर दब जाएंगे, बायो कंपोनेंट्स बनेंगे, बायोडीजल बनेगा उनसे, तो उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और सीधा सा उदाहरण अगर आप समझो तो सूर्य से आपतित प्रकाश यदि सोलर सेल पर गिरेगा तो सोलर सेल उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा और उस विद्युत ऊर्जा से आसानी से आप किसी पंखे को चलाकर, किसी मोटर को घुमाकर उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। और अगर किसी विद्युत बल्ब का उपयोग करें तो उस ऊर्जा को आप, जो विद्युत ऊर्जा है, जो कि सोलर सेल ने प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदला? विद्युत ऊर्जा में बदला, और उस विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक बल्ब की सहायता से आप वापस से प्रकाशीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यहां से आपको एक छोटी सी बात पता चली, साफ साफ पता चला कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इसकी अनुभूति हमें कहां से होती है? आंखों से होती है। प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है, अगर कोई माध्यम ना हो, निर्वात हो, तो भी प्रकाश संचरित होता है। इसका आपको अंदाजा लगता है कि सूर्य से और यहाँ पृथ्वी सतह तक यदि प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ सूर्य से यहाँ तक बीच में वायुमंडल के बाहर क्या है? निर्वात है, और फिर भी प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश जो है वो निर्वात में भी संचरित होता है। अगली बात हम कहेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो। एक नली लीजिए आप, बिल्कुल सीधी, और इस नली से जब आप इसके सामने स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, मान लो ये आपकी कोई मोमबत्ती जल रही है, इसको आप देखोगे सीधी नली ये दिखाई देगी आपको आसानी से। और इसी नली को यदि हम ऐसे मोड़ दें, इस नली को यदि हम ऐसे मोड़ दें तो आपको क्या यह दिखाई देगी? ऑब्जेक्ट जो भी है बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको c से व्यक्त करते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ज्यादा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश जो है आपका निर्वात में संचरित होता है। इसके आगे हम प्रकाश की बात करें तो सीधी सरल रेखा में गति करते हुए प्रकाश को हम कहेंगे प्रकाश की किरण, और प्रकाश की किरणें मिलकर जो है वो निर्माण करेंगी प्रकाश पुंज का। प्रकाश किरणें मिलकर किसका निर्माण करेंगी? प्रकाश पुंज का निर्माण करेंगी। अब बात आती है कि प्रकाश उत्पन्न होता कैसे है। हम हमारे दैनिक जीवन में देखें तो प्रकाश के स्रोतों की जब बात आती है दोस्तों, तो सूर्य, तारे ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि विद्युत बल्ब ये इसका एक कृत्रिम स्रोत है। पर इन सभी में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, या आपने कहीं लाइट जलाई मैच स्टिक से, आपने लाइट जला दिया, आग लगा दी कहीं, तो वहां पे आपको प्रकाश की उत्पत्ति हो, आपको प्रकाश दिखाई देगा, उजाला होगा मसाल से, दीपक से। तो ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जहां जहां भी हो रहा है, तो इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? दोस्तों, प्रकाश की उत्पत्ति का मूल कारण जो है वह होता है इलेक्ट्रॉन संक्रमण। ध्यान से सुनना है आपको कि प्रकाश की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह है इलेक्ट्रॉन संक्रमण। होता क्या है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी परमाणुओं, अणुओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों? वो बने हुए हैं परमाणुओं से मिलकर। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करेंगे और आपका फिर पदार्थ का निर्माण होगा। अब
परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु में होता क्या है, बीचों बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन कोई आवेश ही नहीं होता है न्यूट्रॉन्स पे, तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, और इनके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही परमाणु में नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अलग अलग कक्षाएं हैं, तो इन अलग अलग कक्षाओं की अपनी अलग अलग ऊर्जा है। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास ज्यादा ऊर्जा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने बांध के रख रखा है नाभिक में, तो इनके पास ऊर्जा कम है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने ऊर्जा दे दी, तो ये ऊर्जा पाकर इस लोअर एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, संक्रमित होगा, ठीक है। और कैसे संक्रमित होगा, ऊर्जा ग्रहण करके। और प्लांक कहते हैं, मैक्स प्लांक, कि ये जो ऊर्जा ग्रहण करेगा यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में ही ऊर्जा ग्रहण करेगा, और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ग्रहण करेगा, सतत नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, असतत होगा, डिस्क्रीट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, उनको हम कहेंगे क्वांटा। और जब ये यहाँ पे चला जाएगा, अब ये उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता बच्चों, ये वहां पर थोड़ी देर के लिए 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहेगा, और वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ये यहां से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में जब आएगा, तो जो इसने ऊर्जा ग्रहण की थी उस ही ऊर्जा को ये वापस से इमिट करेगा, ये उसको क्या करेगा, छोड़ेगा वापस से। अगर इसके द्वारा ये जो उत्सर्जित ऊर्जा है, ये और किसके रूप में छोड़ेगा उत्सर्जित ऊर्जा को, ये hν के रूप में, क्वांटा के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में छोड़ेगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की hν से हम उसकी ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। न्यू क्या है, आवृत्ति है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। अगर इस छोड़ी गई ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच में है, तो ये हमें आंखों से दिखाई दे जाती है, जो कि हमारे प्रकाश के रूप में होती है, ठीक है। और प्रकाश की उत्पत्ति का मूल कारण यही इलेक्ट्रॉन संक्रमण है, चाहे आप आग जला रहे हो या सूर्य पे हो रहा है, या आपका कोई एलईडी बल्ब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, वहां पर जो आपका प्रकाश उत्सर्जित होगा उसका कारण होगा इलेक्ट्रॉन संक्रमण, चाहे दुनिया में कहीं भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, वो बात हमें यहां से पता चली। कहां से पता चली कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ट्रैवल करने के लिए, संचरित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही संचरित होते हैं, निर्वात में भी हो सकते हैं। तो ये अब यहां से आपको पता चला कि ये एक ऐसा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य परास 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक, और अगर एंगस्ट्रम में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ऐसा हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब कहती है, मानक जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, वो कहती है 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। बहुत सी बुक में जो आपकी आती है उनमें लिखा हुआ आता है 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ऐसा लिखा आता है बहुत सी बुक्स में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका डेटा है, ठीक है जी। प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, बहुत से प्रभाव प्रकाश उत्पन्न करता है, कि प्रकाश अगर किसी सतह से जाकर टकराएगा वापस मुड़कर आ जाएगा, इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। और अगर दो माध्यम हैं और दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो उनको मिलाने वाली सतह पर मार्ग से विचलित हो जाएगा, इसको कहेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रभाव हैं जो प्रकाश प्रदर्शित करता है, वो मैं आपको एक एक करके अलग अलग वीडियोज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात आते हैं प्रकाश की प्रकृति की करते हैं, कि प्रकाश है क्या, इसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले न्यूटन ने बताने की कोशिश की, और न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति का है। प्रकाश कैसा है,
कणीय प्रकृति रखता है, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं और न्यूटन ने इनको कणी का नाम दिया। कहा कि छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं प्रकाश के स्रोत से और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लोगों ने कहा कि भैया माध्यम कहाँ है यहाँ? तो न्यूटन ने कहा कि सर्वव्यापी एक अदृश्य माध्यम है जिसको हम कहते हैं ईथर, और वो सभी जगह है, ब्रह्मांड में सभी जगह ईथर मौजूद है और कणिकाओं के संचरण के लिए ईथर की आवश्यकता होती है, उस माध्यम की आवश्यकता होती है और ये संचरित होकर हम तक आती है। न्यूटन के इस सिद्धांत के आधार पर, कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या संभव हो सकी। उसने कहा कि कणिकाएं जाती हैं, टकरा कर वापस आ जाती हैं और प्रकाश का परावर्तन होता है। कुछ हद तक अपवर्तन की भी व्याख्या वो कर पाए, पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। परंतु यह कणिका सिद्धांत प्रकाश के कुछ प्रभावों जैसे कि विवर्तन, और प्रकाश का विवर्तन जो है वो भी एक प्रकाश का प्रभाव है। विवर्तन में होता क्या है कि संचरित होता हुआ प्रकाश अगर किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराएगा तो इससे टकराकर छाया क्षेत्र में मुड़ जाएगा। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसके अलावा दूसरी घटना है इंटरफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दो प्रकाश की किरणें जाएंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी और आगे तीव्रता कहीं अधिकतम और कहीं न्यूनतम, मतलब कहीं बहुत ज्यादा उजाला कहीं अंधेरा। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि क्या प्रकाश से प्रकाश को मिलाने पर अंधेरा उत्पन्न हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, अगर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा कि प्रकाश की तरंग एक दूसरे पर अगर ऐसे अध्यारोपित हो गई कि श्रृंग अध्यारोपित हो जाए गर्त पे, गर्त श्रृंग पे, श्रृंग गर्त पे, ऐसे, तो तीव्रता 0 होगी, प्रकाश से प्रकाश मिलाने पर अंधेरा हो जाएगा। बोर्ड में आया था ऐसा क्वेश्चन। तो जो ये प्रभाव थे आपके, इसको हम बोलेंगे व्यतिकरण। ठीक है, और आपका विवर्तन, इंटरफेरेंस को व्यतिकरण कहते हैं हिंदी में। इनकी व्याख्या करने में न्यूटन का कणिका का सिद्धांत फेल हो गया, तो लोगों ने कहा कि न्यूटन गलत है। उसके बाद आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई। ठीक है, मैक्सवेल ने एक कल्पना प्रस्तुत की, समीकरण दिए और हर्ट्ज ने तो उत्पन्न करके दिखाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और प्रकाश को बाद में हाइगेन के तरंग सिद्धांत, हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया और प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन इनको व्याख्या कर दी तरंग सिद्धांत के आधार पर। और बाद में आपके अन्य वैज्ञानिकों ने, ग्रीमाल्डी ने खोज कर दी विवर्तन की। ठीक है, यंग जो कि बहुत बड़ा आलोचक था तरंग सिद्धांत का, कहता था कि तरंग हो ही नहीं सकता प्रकाश, उन्होंने फिर खुद ने ही व्यतिकरण को प्रायोगिक परीक्षण किया और इसको सिद्ध करके दिखाया कि प्रकाश जो है वो तरंग है। अब लोगों में एक धारणा उत्पन्न हो गई और प्रकाश को लोग तरंग मानने लग गए। लोगों ने कहा कि भाई प्रकाश तो अब क्या है, तरंग है। कालांतर में बाद में जाके हर्ट्ज जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन कर रहे थे तो लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट हो गया उनसे गलती से। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि जब प्रकाश को, और प्रकाश भी कौन सा प्रकाश, प्रकाश को जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रकाश 7 रंगों का संयोजन है। एक तो अवरक्त प्रकाश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, ऊष्मीय प्रकाश बोलते हैं, ऊष्मा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और एक होता है आपका श्वेत प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरा होगा परावैगनी प्रकाश। तो परावैगनी प्रकाश को जब धातु सतह पर आपतित किया गया तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन अलग होने लग गए। धातु सतह से क्या होने लग गए? इलेक्ट्रॉन अलग होने लग गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब घटना है और उन्होंने इसको बहुत अध्ययन करने की कोशिश की, बहुत एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने की कोशिश की, परंतु वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये हो क्या रहा है। बाद में हेल्बक्स और लिनार्ड नाम के 2 वैज्ञानिक हुए और हेल्बक्स और लिनार्ड ने कहा ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है कि प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं और अगर सर्किट जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लग जाएगा और करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसको कहा गया प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया। इसकी जब आगे खोज हुई, इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किया लोगों ने, तो तरंग सिद्धांत के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। इसको तरंग सिद्धांत एक्सप्लेन करने में पूरी तरह क्या हो जाता था, फेल हो जाता था बच्चों। ठीक है, अब वैज्ञानिकों में फिर से एक बहस का मुद्दा आ गया और सिर्फ प्रकाश विद्युत प्रभाव ही ऐसा नहीं था जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पाती थी। इसके अलावा क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, जीमान प्रभाव, ये सभी वो प्रभाव थे
जिनकी व्याख्या आपके तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं हो पाती थी। 1905 में जाके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और एक नया कंसेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। उन्होंने कहा कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो द्वैत होगी, लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। और उसमें उन्होंने बताया कि भैया जब आप क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्लांक की उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से न्यूनतम स्तर से दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ठीक है, कौन? इलेक्ट्रॉन, और वापस आएगा तो क्या छोड़ेगा? hν, ऊर्जा छोड़ेगा। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स छोड़ेगा, बंडलों के रूप में छोड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, अगर इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य 300 इस रेंज में आता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में, तो ये हमें आंखों से दिखाई देंगे और इसको हम प्रकाश कहेंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, कण हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी था, ऊर्जा का जो छोटा सा पैकेट था, इसको नाम दिया गया फोटोन। इसको क्या नाम दिया गया? फोटोन नाम दिया गया। और कहा गया कि ये ऐसे चलता है, तरंग गति करता है, तरंग की तरह मोशन करता है। तो प्रकाश जो है उसमें दोनों गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? कणीय गुण भी है और तरंग भी गुण है। क्योंकि बहुत से प्रभाव ऐसे हैं जिनकी व्याख्या सिर्फ प्रकाश के कणीय सिद्धांत से होती है। क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, ये सभी वो प्रभाव हैं जिनमें प्रकाश को कण माना जाता है और कणीय प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के आधार पर उनको एक्सप्लेन किया जाता है अच्छे से। और विवर्तन, व्यतिकरण, इंग्लिश में कहेंगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये वो प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर होती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश द्वैत प्रकृति का है दोस्तों। यही नेचर ऑफ लाइट है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब प्रकाश के बहुत से प्रभावों का अध्ययन हम ज्यामितीय रूप से कर लेते हैं, सीधी सरल रेखा मान के कर लेते हैं। वो सभी आएंगे आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। किरण प्रकाश की, जिसके बहुत से वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अभी तक मैंने किरण प्रकाश की वीडियोस डाले होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत से प्रभाव ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग के आधार पर की जाएगी, उसको हम कहेंगे तरंग प्रकाश की। और 12th क्लास में ऑप्टिक्स जो है प्रकाश की बहुत ही महत्व रखती है। उम्मीद है आपको नेचर ऑफ लाइट समझ में आया होगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब प्रकाश तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा होगा जिस प्रयोग में, उसमें कणीय प्रकृति को नहीं दिखाएगा, और जहां कणीय प्रकृति को दिखा रहा होगा वहां तरंग प्रकृति को नहीं दिखाएगा। आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहस का मुद्दा है। तो आपको कुल मिला के पता चला कि प्रकाश जो है वह क्या है? ड्यूअल नेचर का है, द्वैत प्रकृति का है। धन्यवाद दोस्तों।